Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lecture we were able to complete the topic of moving charges and magnetism. So in this lecture what we're going to do is we're going to start with the questions. हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, किस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है. So without wasting any more time, let's just move on to the first question. The first question को हम देखते हैं क्या कह रहा है. The current I is flowing in a hexagonal coil of side A and the magnetic field induction in the center O of the coil will be. हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इसमें कैलकुलेट करनी, ठीक है. So this is the diagram which has been given to us. So ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, let's just redraw this diagram, ठीक है. Since an hexagon has been given to us, हमें क्या गिवन है, एक हेक्सागन हमें गिवन है. तो इस हेक्सागन की डायग्राम को हम लाइक इस कैलकुलेशंस करने के लिए लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम हियर. ओके, सिंस द हेक्सागोनल जो हमें गिवन है दैट इज अ सिमेट्रिकल हेक्सागन एंड एवरी साइड इज ऑफ लेंथ a. हर साइड जो है वो कितनी लेंथ की है, लेंथ a की है, ठीक है. एज्यूमिंग ये चीज आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है. एंड करंट I इज बीइंग flowing through this hexagonal coil, क्वेश्चन में गिवन है. एंड लेट्स जस्ट से दिस इज द सेंटर O. ये है सेंटर O आपका, ठीक है, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है कैलकुलेट करनी है. हमें क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को कैलकुलेट करना है, ठीक है. नाउ हेक्सागन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ईच एज मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन जॉइनिंग द एज टू द सेंटर ओ. अब हमें ये पता है, अब मैंने जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि अब ये पता है कि हर एज पे आपको 60 डिग्री का एंगल मिलेगा, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है. इसको स्टडी करने के लिए आप, क्योंकि हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर. लेट्स जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओ जी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. दिस इज योर 60 डिग्री, हियर वी हैव 60 डिग्री, क्योंकि हेक्सागन के केस में क्या बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं. So this will be of 30 degree and this will be of 30 degree. ये बात क्लियर होगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है. So the total value of magnetic field in this case will be given as, total value of magnetic field will be given as B is equal to 6 into mu naught upon 4 pi into I over OG into sin phi 1 plus sin phi 2, ठीक है. ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला. जिन लोगों को नहीं पता है उनको यहाँ पे समझना पड़ेगा. प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, आपको वहां पे समझ आ जाएगा, ठीक है. अब इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ 6. हमने 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये जो आपके पास वैल्यू है ये ड्यू टू अ सिंगल लाइन है. जैसे ये आपके पास है ड्यू टू बी, जैसे दिस इज ड्यू टू ए बी सी डी ई एंड एफ. ये जो है ड्यू टू लेंथ ए बी की वजह से है, ठीक है. अब सिंस वी हैव 6 लेंथ साइड्स, 6 साइड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है. सो दिस फिगर इज क्लियर टू यू, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज करके अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, हमें ओजी की लेंथ निकालनी पड़ेगी. सो इन ऑर्डर टू फॉर अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओजी वी विल मेक यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ पता लग रहा है कि ओजी की जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी a cos 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3a/2. ये वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज, आपके पास यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आपके पास b की वैल्यू निकल के आ रही है 6 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I ओवर √3a/2 इंटू साइन phi 1 and phi 2 is equal to 30 degree. That is sin 30 degree plus sin 30 degree. So on substituting these values, we get the total value of magnetic field as √3 mu naught I over pi a, and this is your required answer. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ कि अगर सपोज कीजिए, लेट्स जस्ट से आपको यहाँ पे एक स्क्वायर गिवन होता है. लेट्स जस्ट सपोज इन द क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ अ हेक्सागन वी हैड एन स्क्वायर. लेट्स जस्ट से वी हैड अ स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, each length is of length a. So in order for me to calculate the value of magnetic field at the center, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस तरह से ट्राइंगल्स को प्लॉट करते हैं, या इस ये भी नहीं करना था, इससे भी सिंपल तरीका आपके पास क्या था कि आप क्या करते हैं, ड्यू टू सिंगल लाइन आप निकाल लेते हैं. दिस इज मच बेटर अप्रोच. सिंस आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो मैं क्या करता, यहाँ पे
ड्यू टू अ सिंगल वायर के थ्रू मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालता एट पॉइंट ए एंड उसको फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास रिजल्ट 4 टाइम्स ऑफ बी आता है ड्यू टू सिंगल वायर वे बी इज इक्वल टू सिंगल वायर। और यहाँ पे राइट हैंड थंब क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट लगाते बी इज इक्वल टू 4 पाई आई ओवर आर, जिस तरह से आपको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ बी, तो उस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पास क्लियर होगी। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो ये कह रहा है the current I flowing through an equilateral triangle, we have been given that the current I amperes is flowing in an equilateral triangle. आपको एक equilateral triangle given of side A, the value of magnetic field induction at the centroid, आपको आपसे पूछी है value of magnetic field induction at the centroid पे पूछी गई है, ठीक है। so इसको समझने के लिए let's just again draw the diagram. विदाउट डायग्राम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज लेट्स से दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच हैज बीन गिवन टू अस. This is the equilateral triangle that has been given to us, and let us say the value of this equilateral triangle, the length of this equilateral triangle is a. According to the question, आपको यहाँ पे ये चीजें given है, ठीक है। This is a and this is also a, ठीक है। And since this is an equilateral triangle, so every side, every angle will be of 60 degree. Every angle जो होगा वो कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा, ठीक है। So and we have to calculate the value of magnetic field induction at centroid. अब centroid word यूज हुआ है तो बेसिक ज्योमेट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए। centroid is a point जहां पे क्या होता है, perpendiculars drawn on an equilateral triangle meet करते हैं। so आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा that this is your centroid. ये जो point, this is your centroid. Let's just say this is this green region, this point O, this given by green dot is given as your centroid, and what we have to do is we have to calculate the value of magnetic field at this point O. अब क्योंकि the entire length is A, let's just say this is B and this is C and let's just say this is A, and it has been given to us BC is equal to A, and since we have drawn AD as perpendicular over BC, this implies that the value of BD will be equal to A by 2 and value of DC will also be equal to A by 2. ये बात भी हमारे पास क्लियर होगी। एंड लेट अस assume that the distance of this centroid from line BC is R, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, let us assume that the distance of this point O from BC is R. हमने ये assume किया। so from अब हमें ये बात का और भी एहसास है कि बाय ज्योमेट्री ये एंगल आपके 60 डिग्री के होंगे। with geometry these angles will be of 60 degree. ये बात भी आपके लिए क्लियर है। so हमें ये बात पता है, so from triangle O B and D हमें ये पता लग रहा है कि R is equal to A by 2 of cot 60 degree है, ठीक है। और substituting the value, R की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ रही है, A by 2√3, ठीक है। let us say this is your equation number 1, and since I have to calculate the value of magnetic field induction at point O due to each of these lines, that is AB, BC and CA, तो वो मैं कैसे निकालूंगा this value, तो B total will be equal to 3 times of mu naught upon 4 pi into I over R of sin 60 degree plus sin of 60 degree. आई होप आपको समझ आ रहा है 3 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको 3 साइड है, 3 एंगल्स आपको, सॉरी 3 साइड्स गिवन है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सेंट्रोइड O. तो हम एक का निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज वी गेट द वैल्यू ऑफ BT एज 9 mu naught I over 2 pi A, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स AOB and COD are placed at right angles to each other, okay, and the wire AOB carries a current I1 and COD carries a current I2. The magnetic field at a point lying at a distance D from O in a direction perpendicular to the plane AOB and COD will be given by, आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। सी देखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा है, बट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर AIPMT 2014। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, दिस इज योर PYQ, ठीक है। सो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अंटिल एंड अनलेस यू ड्रॉ योर डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो
डायग्राम को समझने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट्स जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू अस, वी हैव टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स AOB and COD which are placed at right angle to each other. So let's just say this is your AOB and this is your COD. According to question, देखिए आपको गिवन है. So let's just say the value of current in this wire is I along this direction and along in this wire this is along this direction. So according to the question आपको यहाँ पे चीज गिवन है कि AOB and COD are mutually perpendicular to each other and this has the value of current I1 and this has the value of current I2. ये according to the question आपको given है, ठीक है. Now we have to calculate the value of magnetic field at a distance d from origin in a direction perpendicular to the plane of wires AOB and COD. हमें क्या करना है? We have to calculate the value of magnetic field. Let us assume we have to calculate the value of magnetic field at a point D. Let's just say this is your point D. ठीक है, इन अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू. अब ये जो पॉइंट डी है इस तरह से है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, हमें कैलकुलेट करनी है. पॉइंट डी इन अ डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ AOB एंड COD हमें वहां पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है. सो अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. Due to this wire COD will be along this direction. This is your B2 vector. ठीक है. Similarly अब आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी पड़ेगी, the value of magnetic field due to AB will be along this direction. This is your B1 vector. ठीक है. सो आपका जो नेट रिजल्टेंट आएगा विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. दिस इज योर बी एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर. तो मैं ये चीज आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ. अकॉर्डिंग टू द फिगर आपको यहाँ पे डायग्राम बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा. सो अकॉर्डिंग टू द फिगर आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, द वैल्यू ऑफ B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I ओवर D एक्टिंग इन अ प्लेन ऑफ पेपर, acting in the plane of paper downwards. ठीक है, ये चीज आपके पास आ जाएगी. डाउनवर्ड्स कैसे आएगी ये वैल्यू, ठीक है, वो चीज आपको किस तरह से निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. एंड B2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I ओवर D and the direction of this will be along, or rather I should say towards right, or rather I should say that the direction will be towards right. ठीक है, ये चीजें हमने डायग्राम में शो किया. therefore the net B will be equal to under root of B1 square plus B2 square, and now substituting these values we get the result as mu naught upon 2 pi D of I1 square plus I2 square raised to power 1 by 2, and this is your required answer and this is your PYQ. This question was asked in the year 2014. ठीक है, क्वेश्चन आपसे 2014 में पूछा गया था. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. one of the two identical conducting wires of length L is bent in the form of, देखिए आपको मतलब क्या है, आपके पास दो identical conducting wires given है, ठीक है, this has been given to you, and out of these two conducting wires we took one wire and this wire is bent in the form of a circular loop, ठीक है, and the other is bent into circular coil of n identical turns. यानी कि जब आपने एक वायर को बेंड किया उससे आपने एक ही लूप का एक सर्कुलर फॉर्मेशन की, एंड ड्यू टू द सेकंड वायर आपने एक और सर्कुलर कॉइल बनाई जिसमें आपने n टर्न्स दिए, ठीक है, एंड द सेम करंट इज पास थ्रू बोथ एंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल वायर BL टू दैट ऑफ द सेंट्रल कॉइल, ओके, BS. तो आपको BL ओवर BC की रेशियो निकालनी है, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द GAE मेंस 2019. ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करेंगे. सो लेट्स जस्ट स्टडी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें गिवन है, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड उस क्वेश्चन को किस तरह से करना है. ठीक है. नाउ सी वी हैव टेक्निकली बात क्या है कि वी हैव
taken a conducting wire of length L, and in the first case we have converted that wire into a single loop, and in the second case we have converted that wire into a single circular loop, into a loop which has only one turn. ओके, ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको गिवन है कि L इज इक्वल टू 2 पाई R, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 पाई R1 इंटू N, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे गिवन है, मतलब इसको मैं और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ। लेट जस्ट ट्राई टू राइट दिस थिंग मोर क्लियरली। सो इन द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये समझना पड़ेगा। इन द फर्स्ट केस में क्या है कि L की वैल्यू जो है आपने उससे सिर्फ एक ही लूप की फॉर्मेशन की है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई R। लेट अस से दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई R, हम उसको लेके चलते हैं एज 2 पाई R। So this will give you the value of, this implies that R will be equal to L over 2 pi in the first case. Then let's just say this is as equation number 1, ठीक है। So in this case when we have a single loop, in this case the value of, हमें पता है कि आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी that will be equal to mu naught I over 2R। ये रिजल्ट हमें पहले से पता है। So what we're going to do is we're going to substitute these values and we get the value as mu naught I over 2 L over 2 pi। We will substitute this value and let's just say this is our equation number 2। जिन भी बच्चों को जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जिनको ये आइडिया नहीं है कि ये वैल्यूज किस तरह से आई हैं, प्लीज रेफर टू माय अर्लियर वीडियोस, आपको वहां पे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने सब चीजें की हुई हैं, ठीक है। ये चीजें आपके पास यहाँ पे क्लियर होगी। ये मैं आपको एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो रिजल्ट है आपने कैसे निकाला, बिकॉज वी नो दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ओवर आर होता है, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इज कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस रिजल्ट इज सेम, ठीक है। हमने इस तरह से रिजल्ट को याद किया है। सो व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने इस रिजल्ट को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है। आई हैव जस्ट मॉडिफाइड दिस सेम रिजल्ट टू गेट दिस वैल्यूज। ओके, ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो नाउ अगेन केस 2, अब जरा केस 2 को स्टडी कर लेते हैं। केस 2 के अकॉर्डिंगली आपको ये गिवन है। अकॉर्डिंग टू द केस 2 आपको ये समझना पड़ेगा कि L की वैल्यू है वो कितनी है, 2 पाई R1 into N, because in this case we have formed a coil of n turns। पहले हमने सिंगल लूप बनाया था, अब हमने coil बनाई है of n turns, तो टोटल लेंथ जो है वही पैरामीटर होगा उस सर्कल का। So L will be equal to 2 pi R1 over N। So this will give you the value of R1 as L over 2 pi N। And again हम क्या करेंगे, we will substitute this value, so we will get the value of coil as mu naught upon mu naught Ni over 2 of R1, ठीक है। ये बात आपका क्लियर हो गई, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni over 2 L over 2 पाई N, ठीक है। सो ये चीजें आपके पास यहाँ से क्लियर होगी एंड लेट्स जस्ट से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BL ओवर BC विच विल बी इक्वल टू 1 ओवर N स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर आपके लिए जो था। से कितना इजी क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में पूछा गया है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा, पेपर आपका टफ नहीं आएगा, पेपर विल बी क्वाइट इजी। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, रादर आई शुड से लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले, ठीक है। Now see, according to the question, it has been given to us that we have two parallel beams of proton, we have two parallel beams of proton and an electron। मतलब हमारे पास दो beams है, one is of protons and another is of electrons, carrying equal currents and fixed at separation d। मतलब आपके पास दो beams है, एक protons की एक electrons की, which are carrying equal currents and are fixed at separation d। Okay, done। Then we have the protons and electrons move in opposite direction। हाँ, ये तो हमें पता ही है, because protons will move in the opposite direction। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस चीज को पढ़ा था, because of the conventional direction and transit direction किस तरह से हम उसको डील करते हैं, वो चीजों को हमने स्टडी किया था। And the P is a line on a line joining the beams at a distance x from any one of the beam। Okay, the value of the magnetic field at B is B। If B is plotted against x, we have to calculate the curve। किस तरह का कर्व आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। फॉर अ मोमेंट व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन, आपको एक ग्राफ ही समझ नहीं आए कि बोल क्या रहा है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज गिवन है, द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वी हैव बीन गिवन दैट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन पॉजिटिव
डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए पहली चीज आपको ये पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन टू अस, वी हैव टू parallel beams of electrons है. So let's just say this is the beams of electron, this is the direction of electrons, this is the direction of your electrons, and here we have, this is the direction of your protons, this is the direction of your protons, sorry they are moving in opposite directions, I'm so sorry. Let's just say this is your direction of protons, ये आपको गिवन है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, ये बात हमें गिवन है ना. अब आपको ना एक बहुत ध्यान से एक बात को समझना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. ओके, ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट दिस क्वेश्चन इज इजी फॉर ओनली दोज स्टूडेंट्स जिनको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी ज्यादा है. ठीक है, सो सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. सी, according to the question it has been given to us that the beam of electron and beam of protons are in opposite direction, ये बात हमें given है. Plus from the current electricity we know that the direction of current, हमें ये पता है कि the direction of current is same as direction of flow of इलेक्ट्रॉन्स, ये बात हमें पता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे हम उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन लेंगे. दिस इज समथिंग व्हिच वी नो already know. ठीक है, so in this case the value of current in this direction will be along this direction. ठीक है, and since it has been also given to us the protons and electrons move in opposite direction, protons and electrons move in opposite, यहाँ पे है opposite direction, not positive direction but in opposite direction, opposite direction. इस बात का मतलब ये है कि since प्रोटॉन्स यहाँ पे इस डायरेक्शन, प्रोटॉन्स आर मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस बीम में दे विल बी मूविंग अक्रॉस दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू द करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इंप्लाइज दैट इन दिस बोथ बीम्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम. क्लियर हो गई, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. दैट मींस इफ द प्रोटॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इंप्लाइज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड दिस डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैज बीन गिवन इन द प्रीवियस केस, वो हमें पता ही है. सो ये चीज आपके पास यहाँ पे क्लियर होगी. ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, एंड these both these beams are at a distance d, ये बात भी आपको गिवन है. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू calculate the value of this magnetic field, value of magnetic field at point P. We have to calculate the value of magnetic field at point P, which is at distance x from wire A, B, and which is at a distance of d minus x from wire C, D. हमें ये करना है. And as soon as we do that, we can plot the relationship between B and X. हम उस रिलेशन को प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, so according to the question हमें ये पता लगता है, and according to the right hand thumb rule हमें ये पता लगता है, the value of magnetic field at point P is given by mu naught upon 4 pi into 2i of 1 over x minus 1 over d minus x. ये बात हमें गिवन है. ठीक है, अब ये चीज हमें कैसे पता है? ये चीज हमें इसलिए पता है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी ऑपोजिट फॉर बोथ दिस करंट्स, ये चीज हमें गिवन है. सो आपके पास यहाँ पे ये रिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है. अब देखिए, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज लेट्स जस्ट लुक एट दिस कर्व, let's just look at this curve. जो curves आपको क्वेश्चन में given है, and we have to check which of these curves is the which represents the correct answers. ठीक है, अब इस curves को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये curve में थोड़ा सा गड़बड़ है आपके लिए. This is d by 2, जैसे यहाँ पे ये d by 2 है, and this is d by 2. ठीक है, so let's just say आपको पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा what will be the value of b at d by 2. So if x is equal to d by 2, let's just say if I substitute the value of d by 2, तो मुझे ये पता लग रहा है कि b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी as per these figures. ठीक है, and again अब ध्यान से और देखते हैं. if x is less than d by 2, if the value of x is less than d by 2, if this is the case, अगर x की वैल्यू d by 2 से कम है, so let's just if randomly put the value of x as d by 4 in the equation number 1. Let's just say this is your equation number 1. If I let's just say if I randomly choose a value of x as d by 4, अगर मैं उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ
तो हमें वहां पे पता लगता है कि बी की वैल्यू कैसी मिल रही है आपको, पॉजिटिव मिल रही है। बी की वैल्यू आपको कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। एंड इफ एक्स इज लेस देन डी बाई टू, ठीक है, इफ एक्स इज, पहले केस में x की वैल्यू इज लेस देन d बाई टू, द सेकंड केस इफ x इज ग्रेटर देन d बाई टू, इफ x इज ग्रेटर देन बाई टू हमें b की वैल्यू मिल रही है नेगेटिव मिल रही है, वी गेट द वैल्यू ऑफ b एज नेगेटिव। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, द ओनली रिजल्ट, the only thing which is, or the only diagram which is satisfying this equation, the only diagram which is satisfying this equation is this one, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा रिजल्ट है जहां पे आपको वैल्यू मिल रही है which is satisfying all these equations, ठीक है। so the correct answer for this question is option number C। देखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था बट ये क्वेश्चन बहुत इजी एक्चुअली, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या चीज उसने बोली हुई है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास ये है कि द डायपोल मोमेंट, इट हैज बीन गिवन टू अस दैट द dipole moment of a circular loop carrying current I is M, okay, and the magnetic field at the center of the loop is B1, okay, done। When the dipole moment is doubled, now what we're going to do is we're going to double the dipole moment by keeping the current constant. The magnetic field at the center of the loop becomes B2. We have to calculate the ratio of B1 by B2. What we have to do is we have to calculate the ratio of B1 by B2 की ratio को calculate करना है, ठीक है। Now before I start with this question, let me just give you one more thing regarding this question, that this question was asked in your JEE mains 2018। ये आपका जेईई मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम जरा शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोलना क्या चाहता है, ठीक है। सी, अब हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I इज m एंड वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, हमने ये चीज लेट्स जस्ट से हमने ये चीज पढ़ी हुई है, हमें इस बारे में नॉलेज है कि m की जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया। ये बात हमें पता है, ठीक है। और हमें जब ये, जिन लोगों को ये बात नहीं पता प्लीज रेफर टू माय प्रीवियस लेक्चर्स, आपको वहां पे टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू आई ए है, तो i इज इक्वल टू m इज इक्वल टू आई इंटू पाई r का स्क्वायर होगा। ये बात भी आपके लिए क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपके पास क्लियर होगी। लेट्स जस्ट से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि जब मैंने m डैश जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है उसको मैंने 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कर दिया, इफ दैट इज द केस, सो दिस विल इंप्लाइज दैट कि this will give you the value of, this will imply that I into pi of r dash square will be equal to 2 times the I into pi of r square। ये चीज क्लियर होगी आपके पास यहाँ पे। This will give you the relationship between r dash and r, as r dash will be equal to r dash will be equal to root 2 of r। Let's say this is your equation number 2। Let's just say this is your equation number 2। क्लियर हो गई इतनी सी बात। सो अब हम अगर ये जो इक्वेशंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो गई, सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप एंड वी नो दैट B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई I over R, and on substitution of the values we get the value of B1 as mu naught I over 2R। Let's say this is our equation number 3। Again, B2 will be equal to mu naught upon 4 pi into 2 pi I over R dash, and the value of R dash is equal to mu naught upon 4 pi into 2 pi I over root 2 times of R dash, root 2 times of R. So let's just say this is your equation number 4, and now we simply have to calculate the value of B1 over B2, which will be equal to root 2 on dividing both these equations। ठीक है, तो ये चीज भी आपके पास यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। So this question was asked your JEE Mains 2018। So see, I'm just telling you the level of the question। देखिए क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी आता है, ठीक है। So you have to be very careful आप किस तरह से क्वेश्चंस को डील कर रहे हो, ठीक है। Now let's just move on to the next question, ठीक है। In the next question, it has been given to us that two identical wires A and B, each of length L, carry the same current I। मतलब मेरे पास दो wires given है A and B, and both these wires have same length L, and they both carry the same current I।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सब चीजें मुझे गिवन है, ठीक है। नाउ द वायर A is bent into a circle of radius r while the wire B is bent in the form of square of side A. If BA and BB are the values of magnetic field, the center of the circle and the square respectively, we have to calculate the ratio of BA over BB. हमें सिंपली ये वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज ओनली व्हेन यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट व्हेन आई कन्वर्ट a length L into a circle of radius R, then what happens is that this L will be equal to 2 pi of R, which will give you the value of R as L over 2 pi. As L over 2 pi. Similarly, when I convert this length L into a square, when I convert this L into a square of length A, जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया इनटू लेंथ a, देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ l विल बी इक्वल टू 4a. ऐसा क्यों? बिकॉज आपको ऐसा इसलिए बिकॉज जो लेंथ है उसको मैंने एक स्क्वायर में जब कन्वर्ट किया, द मोमेंट आई कन्वर्टेड दैट l इनटू अ स्क्वायर, दैट entire length will be distributed across the perimeter of the square, and the perimeter of the square is given by 4a. So this will give you the value of a as L by 4. दोनों बातें क्लियर हो गई ना। फॉर अ सर्कल अगर हम क्या करते हैं, फॉर अ सर्कल है, जैसे फॉर अ सर्कल द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज बी ए, तो बी ए विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 of r. So this will give you the values as mu naught I over 2 into L over 2 pi, which is equal to mu naught pi I over L. Let's just say this is our equation number 1. I hope आपको समझ आ गया कि वैल्यूज किस तरह से आएंगे, ठीक है। Similarly, if I have to calculate the value of magnetic field, similarly if I have to calculate the values of magnetic field at point at the center of a square, ठीक है, इसको करने के लिए let's just draw this diagram, because without diagram you won't be able to calculate the value of magnetic field at the center of this square, ठीक है। Since this length is of a and this length is also a, this length is also a, ये दोनों लेंथ आपको a given है, ठीक है। these values have been given to you, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन है, and we are aware of the fact that the diagonals of a square intersect at 90 degree, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि these angles will be of 45 degree and this will be of 45 degree. So in order for me to calculate the magnetic field at the center of square, what I will do, I will calculate the value of magnetic field due to one of this length, and I will multiply that magnetic field with 4, ठीक है, टू गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। तो यानी कि बी की जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4 into mu naught upon 4 pi into I over OT of, let's just, this is your O and this is your T. Here we have P, Q, R, S. Okay, and that will be equal to sine of 45 degree plus sine of 45 degree. ये चीजें आपके पास हैं, so we will simply calculate, substitute the values, and we will calculate the value of B due to the magnetic field due to a square as 16 mu naught I over pi root 2 L. ये चीज हो जाएगी, therefore the value of BA over BB will be equal to pi square over 8 root 2, and this is your final answer. ठीक है, ये बात आई होप आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कवर करना था, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स जस्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a long wire is bent as shown in the figure, carries the current I. Okay, done. The radius of the semicircular portion is A and the magnetic field at the center C. We have to calculate the value of magnetic field at the center C. See, you have to be very careful with questions like this, okay? But before I start with this thing, let me just remind you that this question was asked in the year 2015. This question was asked in the year AIPMT 2015 में, and the previous year question, as I have already mentioned, like this question was asked in JE Mains 2016. This question was asked in JE Mains 2016. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आप पीछे वाला भी मैंने आपको बता दिया, इट वाज आस्क्ड इन JE Mains 2018, and
दिस क्वेश्चन वाज इन जेईई मेंस 2019। इन चीजों का आपने प्लीज ध्यान रखना है। दिस क्वेश्चन वाज ऑन एआई पेपर 2014। इन चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सो एज आई ऑलरेडी मेंशन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सी let me just give you let's just say if I redraw this diagram. Let me just redraw this diagram for you. Okay, so if I redraw this diagram for you, we get the diagram in the just like this. Okay, if this is the semicircle which has been given to you, थोड़ा गलत बन गया, sorry about this thing. This is the semicircle, नहीं बन रहा, just a minute. If this is the semicircle which has been given to you, okay, and let's just say this is the line joining them, and this is how the diagram has been given to us. This is the value of current I, and here we have I, and here we have current I. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करनी है the value of magnetic field at point C, and the radius of this semicircle is given as A. Radius of this semicircle is given as A. तो मुझे इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट सी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। ठीक है, सी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे बढ़िया तरीका यही है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू बी वेक्टर ऑफ ए बी प्लस बी वेक्टर ऑफ बी सी प्लस बी वेक्टर ऑफ सी डी। अब यहाँ पे वेक्टर्स क्यों लेके चल रहे हैं, बिकॉज while solving this diagram I have to take the direction of the magnetic field at point C into consideration. Without taking the value of the direction of magnetic field into consideration in this question, I won't be able to solve this question. So you have to be very careful. आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चन को किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करने के लिए in order for me to calculate to find the value of magnetic field at C, what I will do is I will use the right hand thumb rule. मैं right hand thumb rule को use करूंगा। So when I use the value right hand thumb rule and I substitute the values of magnetic field, तो हमारे पास ये पता लगता है कि the value of BAB is equal to BAB। ठीक है, let's just say this is your A and this is your B and here I have C and here I have D। तो इसमें थोड़ी सी नोटेशंस को मैं चेंज कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। Instead of that, इन सबको चेंज करने के बजाय let's just change the diameter, sorry, to the radius of circle as A. Let's just say this is given as you, this has been given to as A. So let's just say this is your let's just change A into R. हम रेडियस को A ना लेके हम रेडियस को R ले लेते हैं। ठीक है, and here I have A, B, C and D। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने A को R में सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने A की जगह पे R ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो BAB अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, द वैल्यू ऑफ BAB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I ओवर R ऑफ माइनस J कैप, माइनस J कैप। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई। सिमिलरली BC that will be equal to, वो कितना होगा, that will be equal to mu naught upon 4 pi into pi I over R of minus K cap, and BCD will be equal to mu naught upon 4 pi into I over R of minus J cap। ये चीज हो जाएगी आपके पास। ठीक है, एंड जब आपके पास ये चीजें यहाँ पे हो जाएंगी and I have to calculate the value of B, so जब मैं इस पूरी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, on substituting these values in these values is 2, 3 and 4 into equation number 1, substitute 2, 3 and 4 into equation number 1, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी B will be equal to, B की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, B वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I ओवर R माइनस J कैप प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू
पाई आई ओवर आर ऑफ माइनस के कैप, ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। एंड सिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, आई हैड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, आई हैड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वी विल यूज दैट कॉन्सेप्ट। ये देखिए, निकाल तो हम डायरेक्टली सकते हैं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ चीज कैसे आया। लेट्स जस्ट से इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इस पूरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी एज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 9, दैट विल बी इक्वल टू रूट 13। हम इस तरह से दिखाते हैं। सिमिलरली हम यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन एज, दैट विल बी गिवन टू अस एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i ओवर r का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई आई ओवर r का स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ठीक है। सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस रिजल्ट वी विल गेट द वैल्यू एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ओवर r अंडर रूट ऑफ 4 प्लस पाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। Therefore, the option number B is your correct answer. ठीक है। सी, क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर एआईपीएमटी एग्जामिनेशन। तो आप ये सोच के मत जाइएगा पेपर में कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज आई ऑलरेडी गिवन सजेस्टेड टू यू कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर एआईपीएमटी 2050, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ठीक है। So the next question has been given to us that a long straight wire, it has been given to us that a long straight wire of radius a carries a current I, okay. The current is uniformly distributed over cross section, okay. The result is the current is uniformly distributed over cross section. The ratio of the magnetic field B and B dash at radius a by 2 and 2a respectively from the axis of the wire, हमें उसको कैलकुलेट करना है axis of wires, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। आप इसको उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। देयर इज अनदर वे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस a by 2 and 2a फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस रिजल्ट मोर इफेक्टिवली, ठीक है, इट्स बेटर दैट यू यूज क्या, it's better that you use the that एम्पेयर सर्किट लॉ। क्यों? क्योंकि आपको कह रहा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज द करंट। देखिए, आपको ये अकॉर्डिंग अभी एम्पेयर सर्किट लॉस में आपको यूज करना क्यों जरूरी है, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी जो वायर होती है दैट हैज योर सिलेंड्रिकल सिमेट्री। वायर की जो होती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन एज ए। This long straight wire of radius a has been given to you, and now what I have to do is I have to calculate the value of magnetic field at distance a by 2. ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, and after that you have to calculate the value of magnetic field at a distance of 2a. आपको 2a भी कैलकुलेट करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आपको 2a पे भी कैलकुलेट करना है। सो इट्स बेटर दैट यू यूज द एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर a by 2, और इसके लिए तो आप डायरेक्टली रिजल्ट आपको पता ही है, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एंड before I start with this question, let me just tell you one more thing, that this question was asked in the year NEET 2016 and AIEEE 2007, ठीक है। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर नीट 2016 एंड AIEEE 2007। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को स्टडी करता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये बात समझनी पड़ेगी ना, आपको ये गिवन है कि द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सिंस यूनिफॉर्म current is flowing through, since the uniform current is flowing through a straight wire, the current enclosed by the first Amperian
path and how we calculate the values using the Ampere second law, ये हमने डिस्कस किया है इन आवर प्रीवियस लेक्चर। आप जिनको नहीं पता है वहां से देख लीजिएगा। एंड स्टिल इफ यू फाइंड आपको थोड़ा वैसे जल्दी देखना तो आप अपनी बुक्स को रेफर कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ डेरिवेशन व्हिच हैज बीन गिवन इन योर रेफरेंस बुक्स। आपको वहां से इसको कवर कर सकते हो। दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर कि आप किसी न किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करें, ठीक है। एम्पिरिकल पाथ, सो द वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर pi of r square, which is equal to I of r1 square over r square, and here r1 will be equal to a by 2, ठीक है। ये चीज कैसे आई? बिकॉज द करंट कैपिटल आई, आपको समझना पड़ेगा कैपिटल आई इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल आई? कैपिटल आई इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूट, कैपिटल आई जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पे अगर आई है तो स्मॉल आई कितने पे होगा? पाई आर वन स्क्वायर। तो यूनिटरी मेथड को यूज करके आप यहां से निकालोगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करता हूं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना यूज द एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ हमें पता है एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई, ठीक है। तो यानी कि हमने ये भी स्टडी किया था, बिकॉज इन दिस केस द इंटीग्रल ऑफ डी एल वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 pi r1, 2 pi of r1, that will be equal to mu naught of I. So on substituting these values, I get the value of magnetic field at a by 2 as mu naught I r1 over 2 pi r square, 2 pi r square, ठीक है। लेट्स हम उसको इतना ही लेके चलते हैं अगेन। और मुझे पता है सेकंड पार्ट में क्या है, आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 2a। अगर मैं उसको रेडियस r2 सिंपली अगर जनरलाइज करता हूँ रिजल्ट के लिए, तो मेरे पास निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i ऑफ r2। लेट्स जस्ट से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो आई हैड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b over b dash, so that will be equal to r1 r2 over r square, and according to the question r1 is equal to, according to the question it has been given to us that r1 is equal to a by 2 and r2 is equal to 2a। तो जब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज आई गेट द वैल्यू एज, we get the value as b1 over b dash as 1। this is your final answer, b over b dash as 1, ठीक है। आई होप आपको ये रिजल्ट किस तरह से निकालना है, आपको ये चीज यहाँ पे समझ आई होगी, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स जस्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है और आपको उसको किस चीज से फॉलो करना है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम स्टडी करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन टू अस दैट एन इलेक्ट्रॉन falls from the rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upwards vertically directed electric field, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है इतना हमें, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड एज सेम। द प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट इन थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, ओके। द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, okay। And this question was asked in the year NEET 2018। this question was asked in NEET 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये सिंपल क्यों है? ये सिंपल तभी है जब आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो, अगर आपने डेरिवेशंस अच्छे से की हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो कि आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म falls through a rest through a vertical distance of h in uniform and vertically upward directly। आप क्या कह रहा है क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। लेट्स जस्ट से आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको गिवन है। आपने इनिशियली क्या किया, आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ड्रॉप किया और वो मूव कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुई इतनी सी बात। इन द सेकंड केस व्हाट वी डिड वाज the direction of electric field was now reversed। what I did, I reversed the direction of electric field, that now the direction of electric field is in this direction, ठीक है। and the proton, and in this case I dropped a proton, उसको मैंने यहां से ड्रॉप किया, ठीक है। and now
this distance is h and this distance is also h, ये according to the question आपको given है। अब मुझे सिंपली ये पूछ रहा है I had to basically find the ratio between the time of fall of electron to time of fall of proton। आपको ये क्वेश्चन तभी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। and this is the direction of your electric field and here this is the direction of your electric field, जो दोनों केसेस में आपको given है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका ही ये था, अगर आपका ये डायग्राम आपको बनाने आ गया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए, ठीक है। अब देखिए, हमें ये पता है, ये सब चीजें हमें पता है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग दैट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल फॉलिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, a विल बी इक्वल टू E ओवर me। क्यों आया ये, बिकॉज जब वो फॉल कर रहा है तो me ऑफ a विल बी इक्वल टू QE। ये रिजल्ट हमें पता है, फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अब हमें ये भी पता है जब वो फ्री फॉल पे है, द टाइम द पार्टिकल इज बीइंग सिंपली रेस्ट से आपने उसको वहां पे रिलीज किया है, इन दैट केस दैट t विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h ओवर a is the acceleration। on substituting these values हमें पता लगता है कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है टाइम की, वो निकल के आती है 2h ओवर e ओवर m ऑफ e। so that will be equal to under root of 2h m e over e of e। let's just say this is our equation number 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन। इन द केस नंबर 2 अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, जहां पे आपने प्रोटॉन को रिलीज किया, सो व्हेन आई रिलीज द प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का क्या होता है, चार्ज सेम होता है, ठीक है, दे आर फॉलोइंग फ्रॉम द सेम डिस्टेंस। आपको यहां समझना पड़ेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू E, ठीक है। इस केस में जो आपके पास T डैश निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2h ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन ओवर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर होगी बात इतनी सी। सो अब हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T डैश ओवर T। So when I calculate this value, we get that T dash over T is equal to mass of proton over mass of electron. And since the mass of proton is greater than mass of electron, this ratio will be equal to greater than 1. Therefore, T dash will be greater than T. So according to this option, this result, इस result के accordingly, अब आपको ये समझ आता है, आपको यहाँ पे ये चीज समझ आती है कि देखिए कि 10 टाइम्स हो नहीं सकता, 5 टाइम्स हो नहीं सकता, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटा नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज स्मॉलर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच इट हैज बीन गिवन टू अस दैट इन एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम kinetic energies are moving in a circular orbit of radius RE, RP and R alpha respectively in a uniform magnetic field. Be the relation between RE, RP and R alpha. I have to calculate the relationship between RE, RP and R alpha, and this question was asked in the JEE Mains 2018 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से होना है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस रिजल्ट, ठीक है। आपको बेसिकली रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन RE, RP एंड R अल्फा, ठीक है। सो हमें एक चीज का पता है, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट कि जब भी आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है, सर्कुलर पाथ को जब वो फॉलो करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एंड इन दिस केस द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी गिवन बाय आवर मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, एंड फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r एज mv ओवर bq। ये रिजल्ट वैसे भी हमें पता है, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस रिजल्ट, ठीक है। सो ये चीज आपके पास यहाँ पे होगी, लेट्स जस्ट से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू it has been also given to us that the kinetic energies of all these are same, kinetic energy सबकी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज I know that the kinetic energy is given as half of mv square, तो हम क्या कर सकते हैं, we can calculate, this implies that mv will be equal to under root of 2m of k। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, mv is equal to root 2m of k। हमने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया, so this is your equation number 2। let's just substitute this result here। हमने क्या किया, इस रिजल्ट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ r, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ r एज, हमारे पास यहाँ से r की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ
2mk over bq, ये आपको इस वैल्यू यहां से निकल के आ रही है. दिस इंप्लाइज दैट r is proportional to root m of q. So let's just say this is your equation number 3, and the only reason we substituted the value of mv is equal to root 2 mk because to introduce the relationship of kinetic energy in this given, to introduce the value of kinetic energy in the value of r, और उसको इंट्रोड्यूस करने का सबसे बढ़िया तरीका यही था कि हम mv को root 2 mk सब्स्टिट्यूट कर दें. ठीक है, otherwise we won't be able to solve this question because the only relationships with that has been given to us is that the kinetic energy is same. Kinetic energy is the same. So in order for me to solve this equation, I had to introduce the value of kinetic energy in the given equation. So in order for me to substitute that, introduce that result in the given equation, what I did, I substituted mv is equal to root 2 mk. अब वो कैसे आया है? Because जब मैंने kinetic energy में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. ठीक है, आपके पास यहां से समझ में आ गया. ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट RE ratio RP ratio of R alpha will be equal to root of ME over charge of electron ratio of mass of proton over charge of proton ratio root of M alpha over Q alpha. क्लियर हो गई इतनी सी बात. सो जब हम क्या करेंगे, अब मुझे ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई. ठीक है, अब यहाँ से जब हम then we'll substitute the values of these charges, this is your alpha particle. So यहाँ से हमारे पास जो चीजें निकल के आती हैं that is coming out to be root of me over e ratio of root of mp over e which is equal to ratio of mp over 2e, 4 mp, because mass of alpha particles is 4 times the mass of proton and charge is 2 times the mass of electron, charge of electron. ये बातें हमें पता है. So यहाँ से आपके पास जो रिलेशन आपके पास निकल के आता है, जो रिलेशन आपके पास यहाँ से निकल के आता है, that relation is coming out to be RE is less than RP, that is equal to R alpha. ठीक है, आपको यानी कि रिलेशन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आता है. ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, आपके पास यहाँ से ये रिलेशन डायरेक्टली निकल के आ जाता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो हम अगर इस सिंपली लेट्स जस्ट लुक एट दिस वैल्यू एज अ सेपरेट एंटिटी. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू रूट एम पी ओवर 2e into 2, so this will be cancel out, तो mp over e, तो this result, this value is same as that of this value. तो यहाँ से rp is equal to r alpha and both these values are less than, greater than re because charge on the electron is very less and the mass of electron is less. So that this will be the required result आपके पास जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ठीक है, now let's just move on to the next question. ठीक है, next question को study करते हैं. It has been given to us that a particle having same charge as that of an electron moves in a circular path of radius 0.5 centimeter under the influence of a magnetic field of 0.5 Tesla and an electric field of 100 volt per meter makes it to move in a straight line. Then the mass of the particle जो हमें निकालना है, and this question was asked in JEE Mains 2019. इसको JEE Mains 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में किस तरह से आपको उसको प्रोसीड करना है. सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. ठीक है, अ पार्टिकल चार्ज में बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो रिमेंबर फॉर अ पार्टिकल, फॉर एनी बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिक्वायर्ड. सो इन दिस केस द mv square by r will be equal to bq. So this implies v will be equal to bqv over bqr over m. सॉरी, ये बात आपके पास आ गई. ठीक है, एंड आपको यहाँ पे और भी एक बात समझनी है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हेन पार्टिकल गोज स्ट्रेट अंडर, मतलब जब वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड, तो वी नो दैट v is equal to e over b. If a particle is moving in this direction, velocity filter वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाता है. So let's just, and I had to calculate the value. तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, let's just substitute the value of v.
तो हमारे पास आएगा बी क्यू आर ओवर एम विल बी इक्वल टू ई ओवर बी. So this will give you the value of mass of the particle as b square q of r over e. And on substituting these values, जब मैं क्या करूंगा यहाँ पे values को substitute करूंगा, we will get the value of m as 2 cross 10 raised to power minus 24 kgs and this is your required answer and option number C is your correct answer. आपको ये चीज समझ आई क्वेश्चन किस तरह से किया. यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगना था velocity filter and you should always remember this thing that when a charged particle moves in a straight line in the presence of electric and magnetic field, then the velocity of the particle is always equal to v is equal to e over b and this is the concept of velocity filter. हमने ये पढ़ा था. In case you have some problems, please refer to my previous lectures. यहाँ पे हमने क्या किया, b की हमने अब क्योंकि हमें मास की वैल्यू निकालनी थी तो we simply substituted the value of v as bqr over m. And why were we able to do that? We were able to do that because for a particle to move in a circular motion, a centripetal force is required. So in this case, the centripetal force is given by the this will be BQV. In this case, the centripetal force will be given. The magnetic centripetal force is provided by the magnetic force. So we equated both this equation. We calculated the value of V, and then we can use the concept of velocity filter to get the value of m as 2 cross 10 raised to power minus 24 kgs. ठीक है. So let's just move on to the next question. I hope आपको ये question यहाँ पे समझ आ चुका होगा. ठीक है. Now let's just move on to the next question. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं एक बार. In the next question, it has been given to us that a particle of mass m and charge q moves with a constant velocity v along positive x direction. Okay, ठीक है. It enters a region containing uniform magnetic field b directed along the negative z direction. Okay, extending from x is equal to a to x is equal to b. Okay, the minimum value of v required that the particle can just enter the region x greater than b. This is a very important question. ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है because this kind of question can be asked in your this year's examination. तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? Let's just look at that. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? Let's just look at that. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट्स जस्ट फर्स्ट लुक एट द अमाउंट द क्वांटिटीज व्हिच हैज बीन गिवन टू अस. जो क्वांटिटीज आपको यहाँ पे गिवन है पहले हम उनको एक बार स्टडी करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन टू अस द पार्टिकल हैज मास m. हमारे पास m गिवन है. वी हैव बीन गिवन द चार्ज q. वी हैव बीन गिवन दैट दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस पॉजिटिव i कैप. दैट मींस द वेलोसिटी इज along positive i cap. मतलब वो x एक्सिस की तरफ को मूव कर रहा है. ठीक है, इट एंटर्स अ रीजन कंटेनिंग अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इन नेगेटिव z डायरेक्शन. यानी कि अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको गिवन है. b इज अलोंग माइनस ऑफ k कैप. ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ रीजन और ये एक्सटेंड कर रही है फ्रॉम अ रीजन ऑफ x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b. ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ b सॉरी वेलोसिटी रिक्वायर्ड दैट द पार्टिकल कैन एंटर द रीजन x ग्रेटर देन b. अब इसको समझते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट इसको समझने के लिए लेट्स जस्ट प्लॉट अ डायग्राम. ठीक है, सो लेट्स जस्ट से दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट हैज बीन गिवन टू अस. दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट हैज बीन गिवन टू अस. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमें यहाँ पे गिवन है. ठीक है, now according to the question it has been mentioned that the velocity of the particle is along positive x-axis. So v is along positive i cap. That means this is along this direction. ठीक है, ये बात हमें given है. Further it has been also been mentioned that the magnetic field is acting in a region that range from x is equal to a. That range from x is equal to a. So sorry. That range from x is equal to a to x is equal to b and the direction of magnetic field is across minus k cap. माइनस k कैप की तरफ को है, अंदर की तरफ को है. एंड आई होप यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ ये x का मतलब क्या होता है. ठीक है, x का मतलब होता है इनटू द पेज एंड इसका मतलब होता है आउटवर्ड्स. ठीक है, अब आपके पास ये चीजें भी आपको यहाँ पे गिवन है. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस हैज बीन गिवन टू एंड दिस इज योर ओरिजिन. दिस इज योर ओरिजिन ओ. ये चीजें आपको गिवन है. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर व्हिच द पार्टिकल कैन मूव मूव इनटू अ रीजन x ग्रेटर देन b. मुझे वो वैल्यू निकालनी है. बट
मुझे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और यूज करना पड़ेगा. द ओनली वे आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन इज इफ आई नो दिस फैक्ट दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट moves into a circular path. वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर ले. जैसे this is a circular path that particle is being following, so this will be equal to radius r. ठीक है, and this is the direction of v which has been given to us according to the question. तो उसको किस में पाथ में मूव करना है? पार्टिकल मस्ट मूव इनटू अ सर्कुलर पाथ. अब सर्कुलर पाथ में किसी भी पार्टिकल को मूव करने के लिए दैट पार्टिकल रिक्वायर्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस विल बी प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू बी क्यू वी. ठीक है, and remember in this case the value of r will be equal to b minus a. value of r will be equal to b minus a. हमें क्वेश्चन में डायग्राम में नजर ही आ रही है ये चीज. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज इक्वल टू एम वी ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू बी क्यू. दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ v एज क्यू बी बी माइनस ए ओवर एम. यानी कि अगर मुझे एंटर करना है इनटू अ रीजन x ग्रेटर देन b, this means that if I have to enter into a region where x is greater than b, where x is greater than b, the value of velocity, the minimum velocity that I should have will be equal to qb over b minus a over n. qb is equal to b minus a over n. So the correct answer for this question is, इस क्वेश्चन के लिए जो आपको करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज योर ऑप्शन नंबर qb minus a over b over m, and the option number b is your correct answer. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस दैट एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड u along the positive x-axis at y is equal to 0 enters a region of uniform magnetic field which exists to the right of y-axis. डायग्राम में आपको नजर आ रहा है सब कुछ. The electron exists in the region after some time t with the speed v at coordinate y. मतलब मुझे टेक्निकली ये बताना है कि y के किस कोऑर्डिनेट पर the particle will exit this magnetic field. प्रॉब्लम ये है कि you won't be able to solve this question until you are aware of the fact that when a particle enters into a region of electric field, when a charged particle enters into a region of what we call that into a region of magnetic field, तब होता क्या है, चार्ज पार्टिकल फॉलोज अ कर्व पाथ. वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को मूव करने की कोशिश करेगा. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ओनली देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस रिजल्ट. अब देखो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. इट हैज बीन गिवन टू अस दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन टू अस दैट u वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर. According to the question, it has been given to us that u vector is perpendicular to the b vector. ये कैसे है? Because u vector की जो डायरेक्शन है, u vector is along positive x-axis, positive I cap की तरफ को है, while the magnetic field is across minus k cap, and both these directions are perpendicular to each other. So this implies that the net force acting on this particle will be equal to minus e, because charge on the electron is negative e. That will be equal to u vector cross b vector. ये हो गया आपके पास. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है, एंड हियर आई विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन. अब हमारे पास ये चीज तो आपके पास आ गई. नाउ सिंस रिमेंबर दिस थिंग, सिंस f वेक्टर इज perpendicular to u vector. अब ये कैसे आया? Because if I substitute the value of the direction of u, value of direction of u is I cap and the direction of b is k cap. तो आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी that will be across j cap. Let's just check this thing. If u is across I cap and b is across minus of k cap. So I, j and k. I to k is minus of j, minus minus will be plus, so it will be across j cap will be perpendicular to u vector, because u vector was along किस डायरेक्शन में था, u vector was along positive I cap and f is across j cap. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि no work is done. No work is done. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सिंस नो वर्क इज डन. अब देखिए यहां से आपके पास एक एमसीक्यू और बन जाता है. सिंस नो वर्क इज डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दिस इंप्लाइज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. द मैग्नीट्यूड
of velocity will remain constant. ठीक है, अगर ये सिचुएशन आ रही है तो आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान आ रहा होगा जो हम पढ़ के आए हैं कि when a charged particle enters into a region of a magnetic field, it follows a circular path. वो कैसा पाथ फॉलो करता है? सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है. दिस इज समथिंग which we have already discussed in our previous lectures. तो आपको नहीं पता है तो आप वहां से कर लीजिएगा. The only reason I derived this results for you to give you a better understanding. आपको थोड़ी better understanding मिल जाए. That is the only reason मैंने आपको यहाँ प्रूव किया कि the path followed will be a circular path. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. एज अ रिजल्ट अब आपके पास क्या है? एज अ रिजल्ट अब ये कंडीशन आपके पास कब होगी? when will be this condition will be satisfied. अब आपको हमें क्या करना है? यहाँ पे इस कंडीशंस को चेक करना है. ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया कि the velocity in which the charged particle will be moving will be same and the velocity of the particle should remain constant. इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन आपकी नहीं हो सकती, ये ऑप्शन नहीं हो सकती. That means the only results that will be followed will be either v is equal to that means the only options that are available for you are option A and option B. ठीक है, and the given conditions are satisfied only for the option number A, that is v is equal to u, y should be less than equal to 0. ठीक है, this is the only option that will be satisfied in this result and this is your correct answer. ठीक है, now let's just move on to the next question, that is a charged particle with charge q enters into a region of constant and uniform mutually orthogonal electric and magnetic field, okay, with the velocity v perpendicular to both E and B and comes out with any change in its direction और magnitude उसमें कोई change नहीं है. See, अब आपको यहीं पे एक चीज का ध्यान हो गया. See, या इस ऑप्शन को पढ़ते ही, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको एक चीज का ध्यान आ जाना चाहिए. Since the particle is exiting the magnetic field and the electric field without any change in its direction and magnitude and the velocity is perpendicular to both E and B. आपको दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. V is perpendicular to both E and B and there is no change in the direction and magnitude. तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली वेलोसिटी फिल्टर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए. दैट मींस V is equal to E by B. V is equal to E by B होगा. ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपके पास यहाँ पे. So the two forces are moving on charge particle electric and magnetic field oppose each other. ठीक है, एक चीज हो गई. V is equal to E by B हो गया. अब आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा. The two forces on moving charged particle due to electric and magnetic field oppose each other if v vector is along. आपको यहाँ पे इस रिजल्ट का ध्यान रखना पड़ेगा. दिस इज द बेसिक्स फ्रॉम वेक्टर से हमने इसको डील किया है. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. दिस इम्प्लाइज दैट v is equal to e b over b square. जब हम ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ e b of sin 90 degree which is equal to b square, which can be written as e vector cross b vector over b square. ये चीज कैसे आई? ये चीज यहाँ पे इस तरह से आई बिकॉज इस पूरी इक्वेशन को मैं आई कैन राइट दिस एंटायर इक्वेशन एज EB into 1 over B square. In terms of vector product, this can be written as EB of sin 90 because 1 जो होता है किसके बराबर हो सकता है? उसको sin 90 के बराबर लिख सकते हैं. From there I get this result. क्लियर हो गई थी बात? ठीक है, now let's just move on to the next result. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, now before I move on to the next question, let me just tell you this thing, that the previous question, that this question was asked in AIEEE 2007. ठीक है, this question was asked in AIEEE 2007. so आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, now let's just move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको ये बता दूं दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2013. तो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन.
क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, वो कुछ बातें आपको कह रहा है कि व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड, आपको ये कह रहा है कि व्हेन अ proton is released from the rest in room, it starts with an initial acceleration of a naught towards west. अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जो कंडीशंस गिवन है कि a naught is towards west, a naught is towards west, this implies that the direction of a naught is minus I cap, ठीक है, एंड व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड v नॉट, प्रोजेक्टेड टू, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि दिस इज समथिंग, दिस इज द नोटेशंस व्हिच वी आर फॉलोइंग, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज योर x डैश एंड दिस इज योर y डैश, और सिंपली मैं इस चीज को इस तरह से भी लिख सकता हूँ दैट दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ एंड दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट विद दिस इज योर upward direction and this is your down direction. इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये चीज गिवन है कि क्यू नॉट इज इक्वल टू, सॉरी ए नॉट, आपके पास जो एक्सेलरेशन है ए नॉट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपके पास एक्सेलरेशन है ए नॉट इज अक्रॉस वेस्ट, एंड वेस्ट का मतलब मेरे लिए क्या है, मैंने जो एज्यूम किया है दैट इज इक्वल टू आई कैप के अक्रॉस, माइनस आई कैप की तरफ में, ठीक है। फर्दर इट हैज बीन आल्सो बीन मेंशन्ड टू मी दैट when it is projected towards north, when it is projected towards north with a speed of v naught, that means that v naught जो है that is towards north, north का मतलब क्या है कि v naught की डायरेक्शन क्या है, प्लस j cap, ठीक है। मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ, it moves with an initial acceleration of 3a naught towards west, in that case a dash which is equal to 3 times of a naught, that is again towards west, and that value, this means that a dash is equal to is minus of I cap. Clear हो गया? And now what we have to do is we have to calculate the values of electric and magnetic fields in the room. I have to calculate the values of electric field and the magnetic field in the room. But in the initial case, let's just say, अब इसको करने का तरीका क्या है, जरा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। But before we do that, just a minute, को मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ एंड लेट्स सी, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को स्टडी कर पा रहे हैं तो हम एक बात को समझ पा रहे हैं, केस 1 में आपको क्या कह रहा है, इन द केस 1 आपको ये कह रहा है कि u इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स द पार्टिकल इज बीइंग ड्रॉप्ड, इज बीइंग रिलीज्ड एट रेस्ट, u की वैल्यू कितनी है, 0। अगर u 0 है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉरेंस फोर्स, ठीक है, हमें पता है क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड both are acting on this particle, तो लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू q ऑफ E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ऑफ q, ये बात हमें पता ही है, ठीक है। अब मुझे पता है कि when the particle is at rest, in that case this value will be equal to 0, this value will be equal to 0, so in that case the F vector will be equal to q of E vector, ठीक है। एंड F की वैल्यू कितनी होगी, ma minus of I cap, which will be equal to q of E vector. So according to this equation, इस equation से अगर मैं इसको solve करूं, the value of electric field will be ma over q minus of I cap, minus of I cap, that means towards west. तो यानी कि अब आपके पास जो दो ऑप्शंस बच रही हैं, आपका दो ईस्ट दो वेस्ट वाली ऑप्शंस हैं, you have two options, that is two, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ईस्ट वाली ऑप्शन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स ईस्ट, वो ऑप्शन आपकी कैंसिल हो जाएगी, दैट मींस दिस कांट बी योर आंसर, दिस मींस दैट दिस कांट बी योर आंसर, यानी कि द ओनली ऑप्शंस दैट आर लेफ्ट फॉर यू आर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स वेस्ट एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ electric and the magnetic field. अब हमें magnetic field, because we have calculated the value of electric field as this much and now I have to calculate the value of magnetic field, अब मुझे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। Now in the second case what we did was, second case में हमने क्या किया, हमने उस पार्टिकल को रखा इन केस नंबर 2, उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं, केस नंबर 2 हम उस पर स्टडी किया कि दैट v is equal to v of j cap, u is equal to v of j cap. In the second case हमें given है u is equal to v of j cap, velocity is acting across towards north, हमें ये चीज given है in the second case, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये चीज हमें गिवन है, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट द कंडीशन इज कि अब जो उस बॉडी पे फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू, फोर्स कितनी लग रही है उस बॉडी पे, उस बॉडी पे जो फोर्स अब आपको लग रही है दैट इज 3a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि द नेट, आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा द नेट एक्सेलरेशन,
वो कितनी हो जाएगी 3a0 माइनस a0 दैट विल बी इक्वल टू 2a0, क्योंकि ए नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन है, आपने एक्सेलरेशन है, आपने उसको कैंसिल किया है, ठीक है। इसको आप और कैसे समझ सकते हो, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट एज आपके पास जो फोर्स हो गया एफ ऑफ एम ए नॉट दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू 2a0। सो आपके पास जो नेट एक्सेलरेशन निकल के आएगी, नेट एक्सेलरेशन ऑन दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू net acceleration that will be acting on this particle will be equal to 2a0, which is equal to 3a0 minus a0। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या होगा, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, एफ विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी है 2ma0 is equal to e v naught of b, which is equal, implies that b is equal to e 2ma0 over e v naught। ये आपके पास वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। ना व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन। अगर मैं इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करना, मतलब आपको पता लग गया कि आंसर ये है, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, बट इन ऑर्डर फॉर मी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करता। तो अगर मुझे डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मुझे ये पता है कि F इज इक्वल टू क्यू ऑफ V क्रॉस B होता है। आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट F इज इक्वल टू क्यू ऑफ V क्रॉस B वेक्टर एंड द नेट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि नेट फोर्स जो है एक्ट कर रही है टुवर्ड्स वेस्ट। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा कि नेट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि F माइनस आई कैप विल बी इक्वल टू क्यू ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए फोर्स चाहिए माइनस आई कैप की, क्यू आपके पास यहाँ गिवन है, एंड वी वेक्टर कितना है आपके पास जे कैप है। अब मुझे क्या करना है, मेरी डायरेक्शन बी वेक्टर की इस तरह से होनी चाहिए कि इफ आई टेक द क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप मुझे माइनस आई के कैप मिल जाए। वो कब होगा, वो तब होगा कि जब मैं, इफ आई लुक एट दिस डायग्राम, what I'm trying to get is मुझे J में ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट लेना है that will give me the value of F as I। तो यानी कि मुझे J को K की तरफ को लेके जाना पड़ेगा, एंड अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे नेगेटिव साइन पे चाहिए। तो नेगेटिव साइन आपको कब मिलेगा, जब आपका B जो होगा क्रॉस माइनस के कैप की तरफ को होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अगर आप इसको वेक्टर से करोगे बहुत इजीली सॉल्व होता है डायरेक्शंस निकालना। आई एम टेलिंग यू, इफ यू स्टिल फाइंड दिस थिंग डिफिकल्ट, कि अगर आपको लगे कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू वंस अगेन, ठीक है। अदरवाइज आप प्लीज इस क्वेश्चन में एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट लाइन वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग द सेम करंट I along the same direction as shown in the figure, the magnitude of the force on length middle wire, so we have to calculate the value of the force experienced by the B, हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द नीट in your NEET 2017 एग्जामिनेशन, ठीक है, आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर NEET 2017 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। I have to calculate the force experienced by the wire which is being placed at point B due to the wire at C and A, हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमें ये पता है since the direction of the current in both is same, all the wires will attract each other. This implies that the force experienced by B due to C will be along this direction. Similarly, the force experienced by B due to A will be across this direction. ये बात हमारे लिए यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। Since the direction of the forces in these conductors is same, this is the direction of the current in these conductors
is same. तो क्या करते हैं, जब दो कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, they attract each other. This means that the B will be attracted by C, and this means that B will be attracted by A. So I have shown this direction. Let's just say this is your F1 and this is your F2, and the angle between them is 90 degree. इसका मतलब ये हुआ, from vectors we know that when two vectors are at 90 degree, the resultant is given by F1 square plus F2 square. This is the direction, and in this question F1 will be equal to mu naught upon 4 pi into 2I into I over d, which is equal to mu naught I square over 2 pi d along B A. ठीक है, and F2 is equal to mu naught upon 4 pi into 2I into I over d, which is equal to mu naught I square over 2 pi d along B C. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब आपको ये पता लग जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, we can clearly see that F1 is equal to F2, so the F will be equal to 2 times of root of F. ये आपके पास आ जाएगा, and now substituting these values we get the result as mu naught I square over 2 pi d, root 2 pi d. ठीक है, so this is your final result and this is your final answer, and this question was asked in your NEET 2017 examination. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन योर दिस today's session. So let's just look at the next question. Next question में आपको क्या कह रहा है? A coil in the shape of an equilateral triangle of side L is suspended between the poles of pieces of a permanent magnet such that the B is along the plane of the coil. Okay. If due to the current I in the triangle, torque acts on it, the side L of the triangle is all we have to do is to calculate the side L of the triangle. ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा. And this question was asked in your AIPMT 2015 but 2005. This question was asked in the year 2005. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, now let's just start with this question. क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है. ठीक है, so when we closely look at the question, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, in order to understand this question in a much better way, let's just draw the diagram. हम एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. So an equilateral triangle has been given to us. ठीक है, a coil in the shape of equilateral triangle. The coil is in the shape of equilateral triangle. हमें ये चीज given है. ठीक है, the coil is in the shape of equilateral triangle. हमें ये चीज यहाँ पे given है. ठीक है, since it is an equilateral triangle, this means that this angle will be equal to 60 degree, this angle will be equal to 60 degree, and this angle will also be equal to 60 degree. ये बात हमें पता है. ठीक है, and the length is L. Since this is an equilateral triangle, every length will be equal to L. ये बात भी हमें पता है. ठीक है, and this wire is being suspended between, this arrangement has been suspended between a magnetic field. ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे given है. And the magnetic field B is in the plane of the coil. Magnetic field B is in the plane of the coil. ये बात भी आपको given है. If the current I is flowing through the triangle, all I had to do is I have to find the value of torque. अब हमें पता है torque का formula क्या होता है. We have already understood, we have already learned this relationship. The torque is given by IAB of sine of theta. Theta is the angle between area and B. Theta is an angle between area and B. Now, according to the question, it has been given to us that the B is along the plane of the paper, is in the plane of the coil, and the area element क्या करेगा, इसके बाहर की डायरेक्शन को शो करेगा. This implies that the angle between A and B is equal to 90 degree. Therefore, torque will be equal to IAB. Further, this is an equilateral triangle. In order for me to calculate the area, अब मुझे पता है इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे क्या करना है, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया जो होता है ट्राइंगल का वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो आई विल कैलकुलेट दिस वैल्यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ एरिया एज हाफ इंटू एल साइन 60 डिग्री, विच विल गिव मी द वैल्यू ऑफ एरिया एज √3/4 ऑफ एल स्क्वायर. ठीक है, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, √3/4 ऑफ एल स्क्वायर मेरे पास आ गया. सो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज हियर एंड दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर एज
4 टाउ ओवर रूट 3 बी आई, मुझे ये वैल्यूज मिल जाएगी. So this will give me the value of L as root 4 tau over root 3 of bi. ठीक है. So this will be equal to 2 tau over root 3 bi raised to power 1/2. ठीक है. And this is your correct answer. So according to this result, the correct answer will be 2 root 3. This is your correct answer. ठीक है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो हम करने वाले हैं आज, जिसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. दैट इज the question which is being that is the question which is from ammeter and the voltmeter concepts के बारे में, जहां से वो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आया हुआ है. ठीक है ना. I'm gonna solve this question. Okay, so if we look at this question, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपको क्या कह रहा है. In an emitter, it has been given to us that in an emitter 0.2% in an emitter 0.2% of the main current passes through the galvanometer. That means that if the main current is I, this implies that if the main current is I, this implies that Ig is equal to 0.2% of I. Therefore, Ig over I will be equal to 0.2 times of 100. ये बात हमें क्वेश्चन में पहली लाइन से पता लग रही है. ठीक है. एंड फर्दर इट हैज बीन गिवन टू अस दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G. इफ G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, आई हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर. हमें वो कैलकुलेट करनी है. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन वेयर वी हैव कन्वर्टेड द गैल्वेनोमीटर टू एन एमीटर. शंट आपको रिक्वायर्ड होती है. सो अब जब हम उस रिजल्ट पे जाते हैं, वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट Ig over I is equal to S over G plus S, where S is the resistance of the shunt, resistance of the emitter जिसकी हम बात करते हैं. ठीक है. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S. मुझे S की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो अब हम यहां से कैलकुलेट करें. इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Ig over I as 0.2 times of 100 S over G plus S. सो यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ G plus S is equal to 500 times of S. अगेन मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं. This will give us the value of S as G plus S. Again, गलती कर दी. I'm so sorry about this thing. This will give us the final value of G plus S as 500 times of S. ठीक है. And we are also aware of the fact that since these resistances are connected in parallel, तो आपके पास जो net resistance of the emitter निकल के आती है, resistance of emitter will be equal to GS over G plus S. That will be equal to GS over 500 of S. That will be equal to G over 500. ठीक है. So this is your correct answer. अब जिन लोगों को इसको समझने में दिक्कत हो रही है, how we were able to calculate this value, please refer to my previous lecture जिसमें हमने इसको solve किया था. And in a brief idea, let me just give you. If this is the galvanometer and here we have and shunt resistance S, this is a galvanometer, this resistance is G. So this entire circuit is your emitter. This entire circuit is your emitter and we have calculated this entire resistance that is equal to G by 500. ठीक है. तो इसके साथ आपका आज का लेक्चर खत्म होता है. and I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. If that is the case, please make sure that you like, share and subscribe to my channel. And on that note, let's just end this lecture and wishing you all the best. ठीक है. आप अच्छे से पढ़िए. कुछ भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए and I'll solve all those doubts for you. ठीक है. I'll clear all those doubts for you. And on that note, best of luck. Bye bye. Take care. And please do like, share, and subscribe to my channel. Okay. Thank you so much. Bye bye.